Hello and welcome to Center for Admission. Myself is Shilesh Kumar. Today I am going to discuss very important topic that is behind me delimitation commission and concern of the South State. अगर बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की तो इसको हम हिंदी में कहते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पीटी में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से, उसके अलावा GS2 में भी आते हैं। GS2 का तो डायरेक्टली रिलेटेड है। देन GS3 में एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पे एक सब टॉपिक आता है रीजनल इम्बेलेंस एस्पिरेशन ऑफ द रीजनल पार्टीज़। तो GS3 के हिसाब से भी ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको मोटा मोटी समझने की कोशिश करेंगे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है और साउथर्न स्टेट की प्रॉब्लम क्या है, वाई दे आर प्रोटेस्टिंग कंटिन्यू। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज़ में क्यों है। पिछले 3-4 मंथ से ये लगातार न्यूज़ में है। उसके अलावा हम देखेंगे व्हाट इज़ डिलिमिटेशन कमीशन एंड डिलिमिटेशन कमीशन एंड व्हाट इज़ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या होता है और डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। उसके बाद हमें देखना है फंक्शन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के फंक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ आर्टिकल रिलेटेड हैं डिलिमिटेशन कमीशन से, उनके बारे में मोटा मोटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि सेंसस का डिलिमिटेशन कमीशन से कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अमेंडमेंट रिलेटेड टू डिलिमिटेशन कमीशन, कुछ अमेंडमेंट हुए जैसे अमेंडमेंट 42 एंड अमेंडमेंट 84, 87। इन अमेंडमेंट में क्या प्रोविज़न डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग किए गए वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो डिलिमिटेशन कमीशन अपना ऑर्डर पास करता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। फिर हम देखेंगे एक रिसेंटली 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कृष्णा चंद्रा चंगल राठौड़ केस में यूनियन ऑफ इंडिया में, उसमें डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फिर हम देखेंगे कि मेन जो हमारा क्वेश्चन जो इशू में इसलिए न्यूज़ में है कि साउथर्न स्टेट का कंसर्न क्या है, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट में देखेंगे कि हम जो साउथर्न स्टेट का कंसर्न है उसका किस हद तक हम सोच सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन हो सकता है। देन हम देखेंगे जो बैक ईयर में डिलिमिटेशन कमीशन से रिगार्डिंग पीटी में क्वेश्चन पूछे गए उनको देखेंगे। तो एक एक करके सबको देखते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको ये बता दिया कि हमें आगे चल के पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई न्यूज़। तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि पिछले 3-4 मंथ से साउथर्न स्टेट कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रही थी और उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जिसका वेन्यू चेन्नई में था, जिसके स्टैलिन और मोस्टली साउथर्न CM और साउथर्न स्टेट के लीडर उसमें पार्टिसिपेट किए और उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन है कि ये इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल कैसे है। इम्पार्शियल ऐसे है कि उन्होंने कहा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन एज पर द पॉपुलेशन कम है। कैसे कि नॉर्थ में साउथर्न स्टेट एंड नॉर्थर्न स्टेट, तो अगर देखा जाए तो नॉर्थर्न स्टेट की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू साउथर्न स्टेट ज़्यादा है, नॉर्थर्न स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन है जो टेरिटोरियल बाउंड्री डिसाइड करता है वो उसका एक पैरामीटर पॉपुलेशन ही होता है। तो उनका कहना ये है कि अगर ये पैरामीटर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो नॉर्थर्न स्टेट में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू साउथर्न स्टेट। तो इसका और ज़्यादा कंसर्न देखेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साउथर्न स्टेट का कर रही थी कि इस तरीके से तो क्या होगा कि हमारा जो पावर शिफ्ट है, हमारी जो पावर है पॉलिटिकल पावर जो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो साउथर्न स्टेट के पास जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर इन द सेंस ऑफ कि हम लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं, अगर नॉर्थर्न स्टेट के पास ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो ज़्यादातर रीजनल पार्टियाँ और पार्टियाँ नॉर्थर्न स्टेट पे फोकस करेगी, साउथर्न स्टेट पे फोकस नहीं करेंगी। कि पॉलिटिकल पार्टी का एंड एम यही होता है कि उनकी कैसे भी कैसे सरकार बननी चाहिए। तो ये हमने समझा। फिर वही चीज़ सेम अपोजिशन यूनाइट डिमांडिंग, इसमें सभी स्टेट के लीडर बड़े बड़े लीडर हुए, उन्होंने कहा इसमें आपको मोस्टली इसमें वही स्टेट के लीडर हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है।
और जिनको डर लग रहा है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो हमारी स्टेट की कंस्टिट्यूएंसी या तो कम हो जाएंगी और बढ़ेंगी तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्थन स्टेट बहुत कम बढ़ेंगी। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि मैंने कहा कि नॉर्थन स्टेट एंड साउथर्न स्टेट, तो एक क्वेश्चन अगर बन सकता है कि साउथर्न स्टेट में कितनी स्टेट हैं, तो 5 स्टेट हैं एज पर द होम मिनिस्ट्री, जो डिलिमिटेशन कमीशन का डेटा है। हालांकि गोवा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन साउथर्न स्टेट में गोवा को इंक्लूड नहीं करता है। तो इनकी यही डिमांड है कि डिलिमिटेशन कमीशन हो तो बहुत फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इनकी ये डिमांड है और ये डिमांड इनकी बहुत पहले से है, वो आगे चल के हम पढ़ते हैं। फिर हमारा सबसे पहले जो आता है कि व्हाट इज़ डिलिमिटेशन एंड व्हाट इज़ डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन पढ़ने से पहले हम एक बार देखते हैं डिलिमिटेशन क्या है। तो इसे बोलते हैं परिसीमन, परिसीमन, परिसीमन हिंदी में परिसीमन इसे बोलते हैं, परिसीमन आयोग। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है। तो लेमन टर्म में अगर हम ये कहें तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है फिक्सिंग, रीएडजस्टिंग, फिक्सिंग, रीएडजस्टिंग एंड फॉर्मिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो डिलिमिटेशन का मतलब हमने समझा कि इट इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू फिक्सिंग, रीएडजस्टिंग एंड फॉर्मिंग न्यू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डेटा। और अगर हिंदी में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को फिक्स करते हैं और रीएडजस्ट करते हैं और नई बनाते हैं। तो ये डिलिमिटेशन है और जो इस प्रक्रिया को करता है उसे हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन इज ए बॉडी एंड डिलिमिटेशन इज ए प्रोसेस। यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि डिलिमिटेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन एडजस्ट और फिक्सिंग द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, और जो बॉडी जिसे कराती है डिलिमिटेशन कमीशन उसे बोलते हैं। ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है लेमन टर्म में। अगर आप इसको अपनी आम भाषा में समझ लीजिए, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ एक्ट ऑफ द प्रोसेस विच इज यूज टू रीएडजस्टिंग एंड फिक्सिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अब आगे हमने यहाँ से समझा डिलिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन कमीशन। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन का हम कंपोजिशन देखते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है, परिसीमन आयोग होता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं और उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ये सबसे पहले तो ये देखिए इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बॉडी बनाई किसके द्वारा गई है? एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा एक सर्टेन एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। उनका प्रोविज़न हमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब हमने देखा कंपोजिशन में हमने देखा स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन हम देखते हैं इसके मेंबर। तो सबसे पहले देखो ये 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी कैसे है? इसमें जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन शैल बी अ रिटायर्ड एंड एक मिनट दोबारा समझते हैं। इसका जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन सर्विंग एंड रिटायर्ड जज ऑफ इंडिया,
सर्विंग एंड रिटायर्ड जज ऑफ इंडिया होगा, या और चेयरमैन कौन हो सकता है, या सर्विंग एंड रिटायर्ड जज ऑफ इंडिया, या फिर हाई कोर्ट का जज। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हाई कोर्ट का जज शैल बी रिटायर्ड, नॉट सर्विंग। ये बहुत चीज़ गौर करने लायक है। अगर वो स्टेटमेंट पास करे, वो कहे कि सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी चेयरमैन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, आंसर होगा सही है। लेकिन जब हाई कोर्ट का आए तो नॉट सर्विंग, रिटायर्ड जज होना चाहिए। देन 2 मेंबर कौन होते हैं, एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा मेंबर होगा इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये मेंबर, एक चेयरमैन, 2 मेंबर, 3 मेंबर बॉडी है। उसके अलावा इसमें एमपी, एक मिनट, देखो हमने इसमें देख रहे हैं मेंबर, तो 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर में एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होता है, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जस्टिस, और उसके अलावा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस। 2 मेंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त, देन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 3 मेंबर बॉडी है। उसके अलावा इसमें कोई भी एमपी और एमएलए भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इनका कोई भी वोटिंग राइट और कोई भी इनका डिसीजन लिमिटेशन कमीशन पे बाउंडेड नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, तो ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन हमने ये समझ लिया। देखो कंपोजिशन में हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कंपोजिशन में देखा 3 मेंबर बॉडी है। पहले तो हमने देखा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 3 मेंबर हैं, एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं। चेयरमैन कौन है, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड हाई कोर्ट का कोई भी जस्टिस। और मेंबर कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन नॉट इंडिया। तो ये 3 मेंबर हैं। इनके अलावा अगर इनमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो एमपी या एमएलए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई भी डिसीजन डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग पे बाउंडिंग नहीं होगा, ना इनके पास कोई वोटिंग राइट है, बस ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। इसके मेनली 3 या 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो देखो हमने जो पढ़ा कि रीएडजस्टिंग और फिक्सिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसका पहला फंक्शन है कि रीएडजस्ट करती है, बाउंड्री फिक्स करती है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की। और दूसरे शब्दों में बोलें तो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को ये बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है एज पर द पॉपुलेशन डेटा। दूसरा फंक्शन क्या है, इंटरनल एडजस्टमेंट और फिक्सिंग बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। मैंने कहा कि पहला तो ये है कि ऑल ओवर, इसका जो पहला है कि रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, फिक्सिंग, रीएडजस्टिंग, फिक्सिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इंक्रीज भी कर सकती है, बढ़ा भी कर सकती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया की। पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, वो कहीं पे भी बढ़ा सकती है, घटा सकती है एज पर द पॉपुलेशन डेटा कैसा। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इंटरनल एडजस्टमेंट कैसा कि मान लीजिए कि ये एक कंस्टिट्यूएंसी है और एक कंस्टिट्यूएंसी ये है, ये कंस्टिट्यूएंसी ये है, ये कंस्टिट्यूएंसी बी है। मान लीजिए कि इसकी पॉपुलेशन है 1000 और इसकी पॉपुलेशन है 2000, अप्रॉक्स 2000। तो इसका फिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये निकालना चाहती है कि वन वैल्यू
ऑफ वन वोट। इसका जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है इंटरनल में कि एक वोट की वैल्यू लगभग सभी कंस्टिट्यूंसी में लगभग बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई कैंडिडेट एक कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ता है, कंटेस्ट करता है, तो उसको यहाँ पे 1000 टोटल वोट है, 1000, यहाँ पे 2000 वोट है। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे डबल का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा और यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ेगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर है एज कंपेयर टू बी। कैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति की वैल्यू बी कंस्टिट्यूएंसी के 2 व्यक्ति के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है एक वोट की, किसी भी वोटर की, वो बी कंस्टिट्यूएंसी के 2 वोटर के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक फेयर नहीं होगा। कैसे फेयर नहीं होगा कि अगर मान लीजिए एक्स यहाँ से इलेक्शन कंडक्ट करता है और वाई यहाँ से इलेक्शन कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो मोटा मोटी अगर की जाए तो उसे 400 वोट लगभग चाहिए जीतने के लिए। 3 कैंडिडेट है तो लगभग 400 वोट चाहिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अनुसार। अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट कर रहा है तो उसे 700 के लमसम वोट चाहिए। तो अगर देखा जाए जो यहाँ पे कैंडिडेट है उसके वोट की वैल्यू कम है, इसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पे एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। मैंने कहा यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट, कंस्टिट्यूएंसी ए एंड कंस्टिट्यूएंसी बी, यहाँ पे इसका मान लीजिए कि 1000 वोट है और इसमें 2000 वोट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर स्टेट के रेस्पेक्ट में कहूँ तो ये साउथर्न स्टेट है और ये नॉर्थन स्टेट है। तो अगर देखा जाए तो साउथर्न स्टेट का कहना क्या है, साउथर्न स्टेट अगर मैंने अब ये कंस्टिट्यूएंसी की बजाय मैं इसे पूरे को एक को मैं मान ले रहा हूँ कि स्टेट है और ये नॉर्थन स्टेट है, तो मान ले रहा हूँ इसमें 1000 है, इसमें 2000 है। तो अगर वो बाउंड्री एडजस्ट करेगा तो कंस्टिट्यूएंसी कहाँ बढ़ेंगी, यहाँ बढ़ेंगी बी में। वहाँ कंस्टिट्यूएंसी बढ़ने के क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है वहाँ पे। और मैंने कहा कि डिलिमिटेशन जो भी डेटा देता है कंस्टिट्यूएंसी बनाता है वो पॉपुलेशन के बेस पे बनाता है। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी नॉर्मल बढ़ेंगी, बहुत कम बढ़ेंगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो ज़्यादा वोट गेन करने के लिए, ज़्यादा सीट गेन करने के लिए फोकस कहाँ करेगी, नॉर्थन स्टेट पे करेगी, न कि साउथर्न स्टेट पे करेगी। क्योंकि साउथर्न स्टेट में मान लीजिए कि अगर 1000 वोटर हैं तो मान लीजिए कि उसने कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे बना दी 200 के हिसाब से, तो ये 5 कंस्टिट्यूएंसी निकल के आई और यहाँ निकल के आई 10 कंस्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन की अनुसार। तो अगर किसी को इलेक्शन कंडक्ट लड़ना है या कंडक्ट करना है तो अगर वो फोकस कहाँ करेगा, नॉर्थन स्टेट पे, क्योंकि उसे सरकार बनानी है। तो 5 स्टेट पे क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। तो साउथर्न स्टेट का कहना ये है कि ये रीजनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो एमपी लेड्स से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम, एमपी डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड से जो भी पैसा मिलेगा नॉर्थन स्टेट में मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो डेवलपमेंट इनका ज़्यादा होगा, पैसा इन्हें ज़्यादा मिलेगा तो डेवलपमेंट इनका ज़्यादा होगा, उन्हें पैसा कम मिलेगा तो वो बिछड़ सकती हैं। पहला तो कंसर्न इनका है। तो हमने यहाँ से मोटा मोटी ये समझने की कोशिश की कि नॉर्थन स्टेट और साउथर्न स्टेट में कंसर्न क्या है। नॉर्थन स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी अगर डिलिमिटेशन कमीशन हुआ क्या हो रहा है, होगा फ्यूचर में, और साउथर्न स्टेट में या तो बराबर रहेंगी या लगभग बढ़ेंगी, वो हम देखते हैं। एक चीज देखो, अभी देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ से ये देखो कि अगर 2011 का सेंसस है और ये 2026 का सेंसस है, तो अगर देखा जाए तो लोकसभा में अभी 543 एमपी हैं और अगर ये 2026 का सेंसस आ गया और डिलिमिटेशन कमीशन हो गया तो अप्रॉक्स 1086 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे। तो इन 1086 में मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट सीटें होंगी, वो कहाँ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ की तरफ जाएंगी। उनका यही कंसर्न है, वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर तो अगर ये नॉर्थ की तरफ जाएंगी तो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट किस तरफ हो जाएगी, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। तो उन लोगों को प्रॉब्लम है, अगर पॉलिटिकल पावर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो हमारा जो फाइनेंस कमीशन से हमें जो पैसा मिलता है और क्या नाम है
जो हमें एमपी-लैड से पैसा मिलता है। फाइनेंस कमीशन मोस्टली पॉपुलेशन का भी डेटा कंडक्ट करता है। एमपी-लैड से जो पैसा मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन ले पाएगा? जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा किस हो जाएंगे? नॉर्थ की साइड हो जाएंगे। ये समझ में आया? इस डेटे से एक चीज़ समझ सकते हैं, यूपी एंड बिहार। यूपी एंड बिहार को आप देखो, ये एरिया यूपी एंड बिहार का है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यही है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, यहाँ अप्रॉक्स 222 सीटें हो जाएंगी, 222 सीट। और साउथर्न स्टेट में 165, साउथर्न स्टेट में 165, 165। तो यहीं से अगर किसी को मान लीजिए इतना हम इंडिया को अलग कर दें अदर स्टेट को, तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करेगा? 222 सीट पे करेगा, क्योंकि 222 सीट हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे पूरी एनर्जी यहीं डालेगा, क्योंकि सरकार उसे बनानी है, क्योंकि यहाँ पे सीटें कम है। तो उनका और ये अदर स्टेट का ही है। तो अगर यहाँ का रेशियो निकाला जाए तो दो स्टेटों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, यूपी एंड बिहार को। ये समझा हमने। अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि वो इंटरनल बाउंड्री शिफ्ट करता है। इंटरनल बाउंड्री मान लीजिए कि यूपी में अभी 80 कंस्टिट्यूंसी हैं, तो मैं वैसे बता दिया मैंने, 80 कंस्टिट्यूंसी हैं। तो 80 कंस्टिट्यूंसी में अगर ये कंस्टिट्यूंसी है और ये कंस्टिट्यूंसी है, ए एंड बी, दो कंस्टिट्यूंसी हैं। इसको मैंने बताया कि इसकी 1000 पॉपुलेशन है, इसकी 2000 पॉपुलेशन है। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा कि इस कंस्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन काट के इस कंस्टिट्यूंसी में कर देगा, तो इंटरनल एडजस्टमेंट कर देगा। तो लगभग उनका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है वो इक्वली रिप्रेजेंटेड कर पाए। तो ये करता है। तो ये एक डाटा है कि किस स्टेट में कितनी कंस्टिट्यूंसी हो जाएंगी, 143 हो जाएंगी अपने यूपी में, बिहार में 79, महाराष्ट्र में 76। और आप देखेंगे जितनी सदर्न स्टेट है वो नीचे लगी पड़ी हैं। अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, ये है, मैंने कहा कि उसका एक काम है इंटरनल एडजस्टमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ बाउंड्रीज। फिर उसका दूसरा काम क्या है? तीसरा, काम क्या है? फिक्सिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंसी एज पर द पॉपुलेशन डाटा। पहला कि ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया की बढ़ाती है घटाती है कंस्टिट्यूंसी लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में। दूसरा क्या है? इंटरनल फिक्स करती है कंस्टिट्यूंसी टू कंस्टिट्यूंसी में, किस कंस्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन, इंटरनल फिक्सिंग करती है, एडजस्ट करती है। तीसरा ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बनाया कि समझाने के लिए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन सभी कंस्टिट्यूंसी में हो पाए। तो पॉपुलेशन का डेटा कंडक्ट करके वो पॉपुलेशन को कुछ लोगों को इधर शिफ्ट कर देगी, कुछ को कहीं शिफ्ट कर देगी, तो वहाँ पे लगभग फिक्स कर लेती है। और तीसरा है वो है कि रीएडजस्टिंग एंड फिक्सिंग रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। चार फंक्शन है, मेनली इसके चार ही फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन है कि रीएडजस्टिंग एंड फिक्सिंग रिजर्वेशन फॉर ST एंड ST। और जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके लिए हम कह सकते हैं कि 33% वुमेन के लिए भी है, तो ये भी फिक्स करता है। तो फंक्शन डिलिमिटेशन कमीशन के, पहला फंक्शन है कि ऑल ओवर लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में फंक्शन रीएडजस्ट करती है। दूसरा है कि इंटरनल बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी को रीएडजस्टमेंट फिक्सिंग करती है। चौथा क्या है कि पॉपुलेशन का डाटा करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन वोटरों के उस पर देती है। चौथा क्या है कि रीएडजस्टिंग एंड फिक्सिंग द रिजर्वेशन, कि SC ST के लिए उनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, वुमेन की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, तो वहाँ से ये अपना रिजर्वेशन भी फिक्स करती है। ये फंक्शन हमने देखे। फंक्शन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन 4 फंक्शन है। अगर न्यूज़पेपर वगैरह में आपको 2 ही फंक्शन 2 या 3 मिलेंगे, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा 2-3 कर लिए हैं क्योंकि समझ में आ पाए। आर्टिकल रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन कमीशन, ऑल्दो डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जो कहते हैं कि पार्लियामेंट बनाएगा डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 यही है मेन आर्टिकल। द पार्लियामेंट इन एक्ट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस वंस द एक्ट इज यूनियन गवर्नमेंट, कि इसमें मोटा मोटी यही है कि हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा, और जो
कंस्टिट्यूंसी का एडजस्टमेंट वो करेगा। और इसमें क्या है कि ये लोकसभा के लिए और ये स्टेट के लिए, स्टेट के लिए आर्टिकल 170 कहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन शेल डिसाइड द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो 82, इसके अलावा कुछ आर्टिकल और हैं। आर्टिकल 81, कुछ आर्टिकल और हैं जो हमें पता होने चाहिए। आर्टिकल 81, 81 ये क्या कहता है? ये कहता है कि कंस्टिट्यूंसी इन लोकसभा, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी इन लोकसभा, लोकसभा मतलब कि लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं? अभी कितनी है? 1453, 550, और वो सॉरी 1453 नहीं, 543। और दूसरा आर्टिकल है जो 82, तो हमने जाना ही कि 82 मेन आर्टिकल है डिलिमिटेशन कमीशन का। ये कहता है कि आफ्टर द एवरी सेंसस पार्लियामेंट शुड फॉर्मेट अ डिलिमिटेशन कमीशन। वो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी को एडजस्ट करेगा समय पे। और उसके बाद 170 जो स्टेट के लिए है, आर्टिकल 170 जो स्टेट के लिए, स्टेट की टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी को फिक्स करता है। उसके अलावा कुछ आर्टिकल और हैं। हमने देखा आर्टिकल 81 रिलेटेड टू सीट इन लोकसभा, आर्टिकल 82 डायरेक्टली रिलेटेड टू डिलिमिटेशन कमीशन। वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर द एवरी सेंसस पार्लियामेंट बनाए। और तीसरा आर्टिकल है कि 170 आर्टिकल है जो स्टेट लेजिस्लेचर पर डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूंसी डिसाइड करता है। और आर्टिकल है 330, ये कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना होना चाहिए। हमने देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन का फंक्शन क्या है कि वो समय पर जब भी डिलिमिटेशन कमीशन कंडक्ट होता है तो ये डिसाइड करता है कि एससी एसटी और वुमेन के लिए जो नया आर्टिकल आया है 330 का क्लॉज ए, उनके रिजर्वेशन कितना होना चाहिए लोकसभा में। उसके बाद आता है 332, ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, इंक्लूडिंग 332 का क्लॉज ए, ये वुमेन की बात करता है। तो ये हमने कुछ आर्टिकल समझे, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं नए पेज पे। आर्टिकल इसलिए मैं आर्टिकल पे फोकस कर रहा हूँ कि पीटी में अगर क्वेश्चन बनेगा, पीटी में अगर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है स्पेशली स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन से कुछ रिलेटेड आर्टिकल है, डिलिमिटेशन कमीशन से डिलिमिटेशन, डीसी लिख देता हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग से कुछ रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 81 रिलेटेड टू लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज, आर्टिकल 170, आर्टिकल 81 एंड 82, आर्टिकल 170 एंड आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी इन द लोकसभा। देन आर्टिकल 330 का क्लॉज 1, ये बात करता है वुमेन रिजर्वेशन की, 33% जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके बिहाफ पे। देन आर्टिकल 332 ये बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर में एससी और एसटी का रिजर्वेशन कितना होना चाहिए। देन आर्टिकल 332 का क्लॉज ए, ये बात करता है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन। अगर मान लीजिए कि मैं ये दो आर्टिकल देखो, अगर मान लीजिए कि डिलिमिटेशन कमीशन हुआ और पॉपुलेशन का डाटा अगर आया तो महिलाओं का पॉपुलेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो यहाँ से महिलाओं का रिजर्वेशन 33% पे अगर देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ऑल ओवर 33% ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट महिलाओं की बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएंगी तो उनका रीएडजस्टमेंट कौन करेगा? उनका रीएडजस्टमेंट ये परिसीमन आयोग ही करेगा। ये मेन आर्टिकल है। अब देखते हैं हम देखते हैं सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मैंने ये एक टॉपिक तोड़ के इसलिए बनाए कि इसको हम आसानी से समझ पाए। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मुझे लग रहा है, पहले हम देखते हैं कि सेंसस और डिलिमिटेशन कमीशन का रिलेशन क्या होता है। पहला देखो, आर्टिकल 82 याद करो,
आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट आफ्टर द एवरी सेंसस डीलिमिटेशन कमीशन कंडक्ट करेगा, बनाएगा डीलिमिटेशन कमीशन, एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगा। ये आर्टिकल कहता है 82 कि पार्लियामेंट आफ्टर द एवरी सेंसस शैल कंडक्ट ए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। लेकिन अब देखो, मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे सेंसस, आफ्टर द एवरी सेंसस। तो डिलिमिटेशन का और सेंसस का कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा है, कि वहां पे कह रहा है आर्टिकल 82 आफ्टर द एवरी सेंसस, तो यहाँ से हमें मोटा मोटी ये देखने को मिलता है कुछ तो रिलेशन है। तो मैंने वही रिलेशन निकालने की कोशिश की है। कैसे है कि पहला अगर सेंसस आया स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंस इंडिया का, तो कब आया? 1951 में, 1951 में आया। अगर देखा जाए ये तो नंबर कौन सा था? 9th नंबर का था, और हमारा स्वतंत्र भारत का पहला, और बाई नंबरिंग किया जाए तो 9th नंबर का ये सेंसस था। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 कि आफ्टर द एवरी सेंसस पार्लियामेंट क्या डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगा, तो पार्लियामेंट ने 1952 में अपनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। इतना समझ में आया? हम आर्टिकल को फॉलो कर रहे हैं अब तक। फिर उसने क्या कहा, अब फिर उसके बाद सेंसस का क्या मतलब होता है? सेंसस का मतलब होता है कि हम हर 10 साल बाद पॉपुलेशन का डेटा हम कलेक्ट करते हैं कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा, लिटरेसी कितनी बढ़ी, उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं मोटा मोटी कि सेंसस में हम पॉपुलेशन का डेटा कंडक्ट करते हैं। तो अगर 1951 के बाद दूसरा सेंसस अगर आएगा तो 1962 में आएगा, 1961 में आएगा, सॉरी। तो सेंसस भी आना चाहिए, सेंसस भी आया 1962 में। कहीं कहीं आपको 1963 लिख देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 62 कर दूंगा तो 63 हो जाएगा। तो बहुत सी जगह पेपरों में या मैगजीन वगैरह में 1 ईयर का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लिया, वो आगे पीछे कर लेते हैं, तो उनसे कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ कि आफ्टर द एवरी सेंसस हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा सेंसस कब आया? 1971 में आएगा, हर 10 साल बाद। तो हमने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराई कब? 1972 में। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक तो आर्टिकल 82 का हम पूरी तरह से पालन कर रहे थे। ये एक तरह से मैंडेटरी बना रहा था कि आफ्टर द एवरी सेंसस पार्लियामेंट शुड कंडक्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, सेल कंस्ट्रक्टेड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो हमने 1952 में कराई, हमने 1962 में कराई, हमने 1972 में कराई, क्योंकि हमारे 10 तुरंत करा रहे थे हम उसके बाद। लेकिन यहीं से कंसर्न शुरू हो जाता है साउथर्न स्टेट का। उन्होंने देखा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन, इनमें उन्होंने देखा कि हर डिलिमिटेशन कमीशन में कहीं ना कहीं नॉर्थर्न स्टेट की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नॉर्थर्न स्टेट का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सीट भी बढ़ेंगी। फिर क्या हुआ, हमारा नेक्स्ट सेंसस कब आएगा? 1981 में अगर हम करें। लेकिन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डिलिमिटेशन नहीं आया, डिलिमिटेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया वो अभी देख रहे हैं, अमेंडमेंट देखते हैं तब। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहीं पहला बहुत छोटे छोटे में लिखो। पहली बार कब हुआ? 1951 में सेंसस आया, 1952 में हमने डिलिमिटेशन कराया, 1961 में सेंसस आया, 1962 में हमने डिलिमिटेशन कराया, 1971 में सेंसस आया, हमने 1972 में कराया। लेकिन 1981 में सेंसस आया तो हमने 1973 में, 1983 में, अगर 1982 में, 1982 में कोई भी सेंसस नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? दैट इज़ द कंसर्न ऑफ द साउथर्न स्टेट। यहीं से कंसर्न शुरू होता है। क्या कंसर्न शुरू होता है? उन्होंने कहा कि ये तो हर साल हर सेंसस के बाद पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और नॉर्थर्न स्टेट का पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स बढ़ता जाता है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आए, वो अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं। ये पहला अमेंडमेंट आया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कहते हैं? कब आया? 1976 में। और हमारा लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ? 1972 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसने क्या क्या किया? इसने फर्दर फ्रीज कर दिया। फ्रीज इन द सेंस कि जो डिलिमिटेशन होना था 1982 में, उसको बिल्कुल आगे के लिए कि अब नहीं होगा। इतना समझ पा रहे हैं
कि हर 10 साल बाद आया था, तो रिलेवेंस ऑफ द आर्टिकल 82 यहीं पे नल एंड वॉइड एक तरीके से हो गया। आर्टिकल 82 कहता है इट इज़ अ मैंडेटरी, अगर मैंडेटरी इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, तो पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया आर्टिकल को, अमेंड कर दिया तो क्या हुआ कि यहाँ से अब हमारा जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी वो हमने 25 साल के लिए रोक दी 42 अमेंडमेंट के द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर हमारा 84 अमेंडमेंट 2001 में आया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, हमने दो चीज़ें की, हमने दो चीज़ें क्या की, 84 अमेंडमेंट, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने इसमें दो चीज़ें क्या की। पहला तो जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको हमने फ्रीज था, तो हमने फ्रीज को फ्रीज ही रखा, फ्रीज रखा कितने साल की, नेक्स्ट 25 ईयर के लिए। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि इंटरनल बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरनल बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसने ये कहा कि ऑल ओवर टोटल सीट नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इंटरनल बाउंड्री एडजस्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी लगी हुई है आपस में, A, B, C, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी का मान लीजिए इसका 100 पॉपुलेशन है, इसका 100 है, इनका 150 है, इसका 200 है। तो अब क्या करेगा कि इंटरनल इसकी कुछ पॉपुलेशन लोगों को इधर इंक्लूड कर देगा, इसके कुछ इधर इंक्लूड कर देगा, तो ऑल ओवर क्या करेगा, इंटरनल एडजस्टमेंट में इन तीनों को इक्वल करने की डिलिमिटेशन का कोशिश करेगा। वो यहाँ पे किया, वो इंटरनल बाउंड्री में समझ। तो 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी वहाँ पे मैंने बोल दिया था 74, 71, 42 दिमाग से निकल गया था मेरे। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने क्या किया कि हमने पहला तो फर्दर फ्रीज किया 25 ईयर के लिए 2026 तक, और उसमें हमने अलाउ कर दिया इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। इसमें हमने क्या किया, इसने हमने क्या किया कि जो सेंसस था हमारा 1991 का, जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जानी थी डिलिमिटेशन की, तो हमने जो सेंसस आया तो हमने इसने 1991 का सेंसस की बजाय हमने जो तब तक 2001 का सेंसस आ गया था, तो हमने 1991 सेंसस की बजाय 2001 का सेंसस का डेटा लिया, उसके आधार पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट किया। तो हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझा, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझा, 87 समझा। शॉर्ट में समझते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने क्या किया कि जो फर्दर हमारा डिलिमिटेशन होना था कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हमने उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ्रीज कर दिया 25 साल के लिए। फिर हमने क्या किया, 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2001 में, उसमें हमने किया कि फर्दर 25 साल और बढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पे हमने अलाउ कर दिया कि इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी हम एडजस्ट कर सकते हैं। 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनका सेंसस 1991 के आधार पर होना था डिलिमिटेशन, तब तक हमारा 2001 का सेंसस आ गया, तो हमने 2001 का सेंसस का डेटा के अनुसार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की। तो ये हमारे हैं। फिर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। पहला तो ऑर्डर देखो, पहला तो ऑर्डर है कैन नॉट बी चैलेंज्ड। पहला तो इसका पॉइंट, पहला तो इसका पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन shall not be challenged in court। पहला तो इसका ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी है वो है कि इसका जो ऑर्डर आएगा डिलिमिटेशन कमीशन का कि कौन सी कितनी कंस्टिट्यूएंसी बढ़नी चाहिए, कितनी कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन किसको एडजस्ट करना चाहिए, किसको रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए, महिलाओं को, SC ST को, हम पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट कैन नॉट मॉडिफाई, पार्लियामेंट कैन नॉट मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ द
ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। मॉडिफाई का मतलब उसके डेटा में चेंज नहीं कर सकता है कि उसने कितनी कंस्टिट्यूंसी बनाई है, किसी रिजर्वेशन दिया है। ये मोटा मोटी इसके मेन चीज़ है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे और ज़्यादा है। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, शैल नॉट चेंज इन द कोर्ट, और पार्लियामेंट क्या है, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। देन एक केस बहुत फेमस है, 2024 का केस है। मैंने वहाँ पे पहला बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर आएगा उसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट, शैल नॉट बी चैलेंज्ड, शैल नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, इन कोर्ट। तो कृष्णा चंद्रन चंगल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का 2024 का, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू कैसे कर सकते हैं? अगर उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन हुआ, मैलाफाइड इंटेंशन हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अगेंस्ट हुआ। बात की ध्यान देना, क्योंकि ये 2024 में चैलेंज वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर आएगा उसको सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, मेनली सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। उसका आधार क्या होगा, बेस कौन सा होगा कि उसका डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा मैलाफाइड नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। अब देखो, अब एक दिमाग में आ रहा है कि मैलाफाइड कैसे हो जाएगा। मैलाफाइड का मतलब इसमें कुछ फेरबदल कैसे हो जाएगी, फेरबदल कैसे हो सकती है, फेरबदल। देखो ये नेपाल का मदेशी वाला इशू है ना, वहाँ से समझ सकते हैं। नेपाल में वाईआर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से देखो मैलाफाइड कैसे है। मान लीजिए कि ये नॉर्थन स्टेट, अगर मान लो ये इंडिया है, ये नॉर्थन स्टेट, ये साउथर्न स्टेट, तो अगर जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो कुछ पॉपुलेशन का डेटा इधर उधर करा सकता है, क्योंकि ये इसे मैलाफाइड हम पढ़ेंगे। साउथर्न स्टेट का ये भी कंसर्न है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैलाफाइड अगर वो जिसकी पावर है सेंटर में, वो डिलिमिटेशन का डेटा आगे पीछे भी करा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें लगता है कि उस डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज हुई है, डिलिमिटेशन कमीशन का जो डेटा आया है, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो भी कंस्टिट्यूंसी डिसाइड की है उनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में फेरबदल किए उनके अगेंस्ट है या मैलाफाइड डिसीजन है, उसका ऑर्डर है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। इतना समझा? कृष्णा चंद्र चंगल राठौड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसे मेंस में बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। देन कंसर्न ऑफ द साउथर्न स्टेट, मेन टॉपिक यही है, बाकी तो एक इन्फॉर्मेशन है। साउथर्न स्टेट का कंसर्न क्या है? 3-4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में धरना दे रहे हैं, और चेन्नई में भी उन्होंने एक मीटिंग की, सभी पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी हुई वहाँ पे टक्का। देखो पहला कंसर्न क्या है? पहला तो कंसर्न उनका यही है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथर्न स्टेट, सदर्न स्टेट कम हो जाएगा। कैसे कैसे कम हो जाएगा? पॉपुलेशन के डेटा पे। पॉपुलेशन का डेटा कैसा? जो मैंने पहले बताया कि जो नॉर्थर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो सदर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन या तो बराबर है या घट रही है। तो जो सेंसस कंडक्ट होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, और डिलिमिटेशन कमीशन जो काम करेगा सेंसस के डाटा के आधार पे काम करेगा। और अगर डेटा पे तो कंस्टिट्यूएंसी किधर बढ़ेंगी? नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कम हो जाएगा। पहला तो कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर। जैसा मैंने पहले बताया कि ये मान लीजिए नॉर्थर्न स्टेट, ये सदर्न स्टेट, तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ी है नॉर्थर्न स्टेट की और साउथर्न स्टेट की पॉपुलेशन क्या है? लगभग बराबर है या घटी है।
तो अगर कंस्टिट्यूएंसी बढ़ेंगी तो इधर बढ़ेंगी नॉर्थन स्टेट में, और कंस्टिट्यूएंसी या तो बराबर रहेंगी या बहुत कम बढ़ेंगी तो साउथर्न स्टेट में बढ़ेंगी। तो अब क्या होगा कि पावर शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ ज़्यादा होंगे, नॉर्थ में, और साउथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज कम्पेयर टू नॉर्थ कम होंगे। तो अगर यहाँ पे कम होंगे तो उनका पावर डिसीजन मेकिंग में, पार्लियामेंट में जो डिबेट डिस्कशन होते हैं, वोटिंग होती है, अगर मान ली रीजनल एस्पिरेशन पे अगर वो देखें तो उनका यही लग रहा है कि अगर हम कोई भी साउथर्न स्टेट का डिसीजन आएगा उसके हम अगर वोट करेंगे तो हमारा तो वैसे ही डिफीट हो जाएगा, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो हमारी जो पावर शिफ्ट है वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। ये समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं उनका तीसरा कंसर्न क्या है, पेनल्टी ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो ये गुड गवर्नेंस में पेनल्टी कैसे, उन्होंने कहा कि देखो, एक मिनट, गुड गवर्नमेंट पेनल्टी कैसे मिलेगी, उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए, उन्होंने क्या, हम भी अगर देखें तो साउथर्न स्टेट एज कंपेयर टू नॉर्थर्न स्टेट डेवलप्ड भी हैं और उनकी जो गवर्नेंस है बहुत अच्छी है। गुड गवर्नेंस में कैसे, लिटरेसी रेट उनका बहुत अच्छा है, जीडीपी बहुत अच्छी है उनकी, और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। और ये जितनी भी नॉर्थर्न स्टेट है उनकी एज कंपेयर टू साउथर्न स्टेट गुड गवर्नेंस उतना अच्छा है नहीं है। लिटरेसी रेट तो आपको पता ही है, जीडीपी देखो तो एज कंपेयर टू साउथर्न स्टेट बहुत कम है, डेवलपमेंट एज कंपेयर टू साउथर्न स्टेट बहुत कम है। तो उन्हें लग रहा है कि हमने पहले से काम किया है अपने गुड गवर्नेंस पे, तो ये कहीं ना कहीं हमें पेनल्टी लग रही है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन हुआ तो एक तरह की ये पेनल्टी लगेगी कि हमने पहले अपने पॉपुलेशन को रोका तो हमारी सीट कम हो गई। अगर देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, गुड गवर्नेंस का ये मतलब ये भी है कि हमने पॉपुलेशन को एक चेक करके रखा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फ्यूचर में ना हो। लेकिन नॉर्थर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह की हमारे पास पेनल्टी है गुड गवर्नेंस की। और एक और उन्होंने कहा फिस्कल पावर शिफ्टिंग। फिस्कल पावर शिफ्ट कैसे हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, कैसे होगी कि अगर फाइनेंस कमीशन फंड अलॉट करेगा स्टेट को तो एक उसके पास पैरामीटर है, पॉपुलेशन के बेस पे करता है। और सारे पैरामीटर हैं जो हम फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे उसमें देखें, पॉपुलेशन के बेस पे करता है। तो अगर फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन के बेस पे करेगा तो अगर देखा जाए तो नॉर्थर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंस्टिट्यूएंसी ज़्यादा है, और एमपी लेड का जो पैसा आएगा, जो मैं पहले बताया, एमपी लेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड से जो पैसा आएगा वो पैसा ज़्यादातर जाएगा किधर, नॉर्थर्न स्टेट के पास। नॉर्थर्न स्टेट के पास क्यों जाएगा, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा मेंबर नॉर्थर्न स्टेट के हैं। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल पावर है जो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और लास्ट उन्होंने कहा ये एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन मार्क है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म, कॉपरेटिव फेडरलिज्म पे भी क्वेश्चन मार्क है। क्यों, पहले तो आप कहते हो कॉपरेटिव फेडरलिज्म, एक छोटा सा पेज में समझ लेते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म, पहले फेडरलिज्म समझते हैं। फेडरलिज्म संघवाद होता क्या है, रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिश्ते हैं, वो होता है फेडरलिज्म। अब ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म दो तरीके से होता है, एक तो होता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब होगा कि सेंटर टू स्टेट, सेंटर के नीचे स्टेट में होता है, ये हो गया, ये हमारा फेडरलिज्म हो गया वर्टिकल फेडरलिज्म। और हॉरिजेंटल का मतलब स्टेट टू स्टेट रिलेशन। तो साउथर्न स्टेट का एक कंसर्न ये भी है, ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो ये अगर देखा जाए उनके मेन कंसर्न, और भी बहुत सारे कंसर्न है उनका, जैसे अगर देखा जाए तो फिस्कल का कंसर्न हमने डिस्कस कर लिया, और रिप्रेजेंटेटिव वो कर लिया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथर्न स्टेट कम हो जाएगा। फिर हमने देखा शिफ्टिंग ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पावर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पेनल्टी ऑफ गुड गवर्नेंस होगा। दूसरा ये होगा कि फिस्कल जो पावर है वो फाइनेंस कमीशन अगर
फंड एलोकेट करेगा पॉपुलेशन या एमपी लेड का जो मोस्टली पैसा जाएगा नॉर्थन स्टेट के पास जाएगा, बल्कि अगर देखा जाए तो टैक्स सबसे ज़्यादा साउथर्न स्टेट ही देती हैं। और फिर देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में वो बात कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन में भी एक नेक्सस पैदा हो जाएगा। नेक्सस कैसे पैदा हो जाएगा कि वो देखेंगे कि भाई हमने तो गुड गवर्नेंस पे काम किया था और डिलिमिटेशन कमीशन आने के बाद क्या हुआ कि पैसा सबसे ज़्यादा बोले जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन उन्हें मिल रहा है और क्या नाम है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल उनके एमपी हैं, तो ये उनका मेन कंसर्न है। और आगे क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि लोकसभा सीट अभी कितनी है। देखो अभी देखो यूपी के पास कितनी है 80, ये देख लीजिए आप एक बार लोकसभा सीट कहाँ पे कितनी है। यूपी के पास 80 है, आंध्रा के पास 25 है, अरुणाचल, ये सब देख लिए। इसमें से मेनली कोशिश करो नॉर्थन स्टेट की देखने की और साउथर्न स्टेट की देखने की। यहाँ से अगर मोटा मोटी आप एक रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्थन स्टेट अभी भी ज़्यादा है। अभी भी, अभी का मतलब ये अभी की जो सीटें वहाँ पे। और अगर ये वाला अगर मैं बात करूं, ये अभी रिप्रेजेंटेशन 543 एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर 1086 हो गए तो और ज़्यादा नॉर्थन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो उनका जो हमने कंसर्न पढ़े तो उन्हें लग रहा है कि ये तो हमारे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। और पावर में पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर जितने भी हैं उसमें मोस्टली जिन स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्पेशली हम बात करें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेटों का सबसे ज़्यादा दबदबा रहेगा। तो उनका मेन कंसर्न यही है। अब देखो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये क्वेश्चन बड़ा समझने लायक है। समझने लायक इसलिए है कि अगर आपको सारा हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने डिलिमिटेशन कमीशन देखा, साउथर्न स्टेट का कंसर्न क्या है, और हमने उसका मोटा मोटी सॉल्यूशन नहीं देखा तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्यूशन अगर हमसे एज ए यूपीएससी स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पहला तो देखो नॉर्मल सी बात है कि राज्यसभा में सदर्न स्टेट की सीटें बढ़ा देनी चाहिए, कि अगर राज्यसभा में सदर्न स्टेट की सीट बढ़ा देनी चाहिए। एक चीज़ याद रखना, जो डिलिमिटेशन होता है ना, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, डिलिमिटेशन वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होती है, राज्यसभा और काउंसिल के लिए नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी होती हैं और स्टेट लेजिस्लेचर में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी होती हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र इन दोनों में होते हैं। राज्यसभा में कोई भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी नहीं होती। जैसे अगर कोई कैंडिडेट राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है तो वो स्टेट से लड़ता है, ना कि कोई टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी से। मान लीजिए यूपी है, और अगर मान लीजिए कोई सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, तो यूपी में 80 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की और राज्यसभा की 31 है। तो अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है तो वो अपनी पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है तो अपनी वो कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही तमिलनाडु का है। तो इनका हमने ये समझा कि राज्यसभा सीट, अब उनका अगर हमसे कोई सॉल्यूशन पूछे तो हमने कहा कि उनकी राज्यसभा में सीटें बढ़ा दो, पहली चीज़। दूसरा कि उन्हें फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। फाइनेंशियल कंपेंसेशन, एक कमेटी या कोई कमीशन बनाओ, वो तय करेगा कि उनकी अगर पॉपुलेशन, अगर उन्होंने गुड गवर्नेंस पे काम किया है तो उनको ऐसा नहीं है कि वो गुड गवर्नेंस पे काम करने वाले को बाद में मालूम पड़ा कि लॉस ही हो रहा है तो गुड गवर्नेंस पे काम करने से फ़ायदा ही क्या होगा, तो उनको फाइनेंशियल कंपेंसेशन मिलना चाहिए। फाइनेंशियल कंपेंसेशन के अलावा देखेंगे उनका एक हमें कोई पैरामीटर ऐसा तय करना चाहिए, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट पे हम जैसे देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका क्या है, डेवलपमेंट में वो कितने आगे हैं, इसके आधार पर भी हम टेरिटोरी उनको जो फंड एलोकेशन है उसके आधार पर भी हमें उन्हें फंड एलोकेशन करना चाहिए।
और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा सदर्न स्टेट हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, सदर्न स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, टैक्सेस सबसे ज़्यादा सदर्न स्टेट देती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थन स्टेट। तो उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है टैक्सेस में, उसके रेशियो पे उन्हें हमें फाइनेंस कमीशन रेशियो के अनुसार उन्हें पैसा अलॉट करना चाहिए। मतलब जीडीपी में कितना वो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, मतलब टैक्सेस कितना पे कर रही हैं, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके रेशियो के अनुसार हमें फंड एलोकेशन करना चाहिए। तो मोटा मोटी ये 3-4 सॉल्यूशन है, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके, लेकिन हम मोटा मोटी 3-4 हमने कहा राज्यसभा में उनकी सीट बढ़ा दो। फाइनेंशियल कंपेंसेशन मिलना चाहिए हमें। फाइनेंशियल कंपेंसेशन किसके आधार पे? गुड गवर्नेंस। यहाँ पे हम फाइनेंशियल उनका टैक्सेस के आधार पे बात कर रहे हैं, उनका जीडीपी में ग्रोथ के आधार पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुड गवर्नेंस के आधार पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने गुड गवर्नेंस पे काम किया। फिर हम कह रहे हैं कि एक ऐसा पैरामीटर भी होना चाहिए डिलिमिटेशन का जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट, जहाँ पे एसडीआई के आधार पे या डेवलपमेंट के आधार पे कंस्टिट्यूएंसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और एक हमने देखा जीडीपी के आधार पे कंसर्न है। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पीटी का देखते हैं जो हमने पढ़ा उस पर। कहते हैं डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्री ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट चेंज इन द पॉपुलेशन। ये पहले देखो, नॉर्मल से देखो, जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन डिट्टो लिख दी है उसने कि डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट द चेंज इन पॉपुलेशन। उसने कहा कि पॉपुलेशन के अनुसार जो भी चेंजेस होते हैं उसके अनुसार हम कंस्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। फिर उसने कहा द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ऑफ इंडिया एंड ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अब देखो इसमें, ये शायद 2012 का क्वेश्चन है या 2012 का, लेकिन ये मैंने कहा केसी राठौर का जो केस आया था 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्या कहा कि हम चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट इसे 2012 या 15 2024 से पहले कर रहा था तो उसने कहा था डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक बिल सही है, एंड इट ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो उसे लगेगा कि यार कहीं तक सही है, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिलिमिटेशन इंश्योर दैट कंस्टिट्यूएंसी हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन देयर बाई 1 वोट। मैंने कहा इंटरनल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, तो ये भी सही है, इस पर हम बात करेंगे भी। फिर कह रहा है द करंट डिलिमिटेशन एक्सआर बेस्ड ऑन 2001 सेंसस विद द नेक्स्ट टू मैंडेट आफ्टर द 2006। अब देखो इसमें देखो दो बातें हैं। अगर अभी देखूं तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिलिमिटेड इंश्योर दैट, ये भी सही है, और ये फोर्थ ऑप्शन है द करंट डिलिमिटेशन, ये भी सही है। तो उसके हिसाब से 134 द डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑर्डर ऑफ, इसमें क्या पूछा है, डिलिमिटेशन इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मैं इसको एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये दूसरा वाला केसीजी का केस के अनुसार, तो उसके अनुसार अभी के अनुसार देखूँ तो ये कैन नॉट बी चैलेंज्ड, उसके हिसाब से उस टाइम पे सही था, लेकिन इस टाइम पे ये गलत है। तो इसके अनुसार हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके अनुसार देखेंगे तो डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस सही है, कैन नॉट बी चैलेंज ये भी सही है, चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, और ये प्राइमरी ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कैन नॉट नहीं अब कर सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो 1-3 हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन किस ईयर का है उस हिसाब से देख लीजिए। अब देखा हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2003। देखो हमने क्या कहा कि एक डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर द ईयर एवरी सेंसस आ जाता है, हमने पढ़ा। तो 1951 में हमारा सेंसस आया तो हमने 1962 में कंडक्ट कराया, 1961 में हमारा सेंसस आया तो हमने 1962 में कंडक्ट कराया, 1971 में आया तो हमने 1972 में कंडक्ट कराया, और फिर हमने 2002 में कंडक्ट कराया सेंसस। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, आंसर इज 4। समझ में आया? अब आ जाते हैं अपना मेंस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम मेंस का क्वेश्चन क्यों स्टार्ट करते हैं। तो उसका एक कहानी है अष्टावक्र की। तो आपने सुना होगा कि राजा जनक की सभा में अष्टावक्र गए तो उन्हें देख के लोग हंसने लगे, तो अष्टावक्र बाहर जाने लगे। तो जनक ने पूछा आप बाहर क्यों जाने लगे? तो अष्टावक्र ने कहा कि मुझे लगा मैं
चमड़ा का काम करने वाले लोगों के बीच में आ गया कि वो मेरी चमड़ी देख के बात कर रहे हैं। तो राजा जनक को लगा कि हाँ बात तो सही है, हम किसी के रूप को देख के डिसाइड कैसे कर सकते हैं उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। लेकिन वहाँ पे कुछ शास्त्र होने थे, वहाँ पे मतलब नॉलेज चेक होनी थी। आज के टाइम की कहूँ कि वहाँ पे कुछ टेस्ट होने थे, तो वहाँ पे बहुत बड़े विद्वान बोले थे। तो उन्होंने कहा कि लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि जीवन का अटल सत्य क्या है। तो अष्टाव्यक्त ने कहा कि जीवन का अटल सत्य है मृत्यु। कैसे कि जो आया है उसकी मृत्यु होनी है। ऐसे ही यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम का अटल सत्य है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की तो आप यूपीएससी के रेस में हो ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा ये छोटी सी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ यही था, अष्टावक्र से आप सीख सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अल्टीमेट सच क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि जो आया है वो जाएगा। ऐसे ही मेरा सीएससी का अल्टीमेट क्या है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका यही है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू की है या कर रहे हैं तो आपका एट द एंड आपको आंसर राइटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो इसका फ्रेमिंग देखते हैं पहले। फ्रेमिंग देखो, फ्रेमिंग को देखने से पहले इसको हम एक बार समझते हैं। इसमें क्या वर्ड है, क्रिटिकली एनालाइज, कीवर्ड समझते हैं इसके। क्रिटिकली एनालाइज, देन कंसर्न ऑफ द साउथर्न स्टेट, देन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। 3 वर्ड बहुत है इंपॉर्टेंट, कीवर्ड पकड़ने। और कीवर्ड पकड़ने के बाद हम क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। पहला उसने पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज करो, समझो पहले अच्छे से कि साउथर्न स्टेट का कंसर्न क्या है। फिर उसका क्या है, तुम्हें आपको कुछ सजेशन देने हैं कि हम उस सजेशन को कैसे सही कर सकते हैं। 4 की टर्म हो गए इसमें, 4 क्रिटिकली एनालाइज, कंसर्न करना है, डिलिमिटेशन, कमीशन और सजेशन। तो पहले क्रिटिकली एनालाइज पे हमें क्या करना है, देखो पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इंट्रो से शुरुआत करेंगे। तो इंट्रो में हमें अगर मोटा मोटी क्या लिखेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कंस्टिट्यूएंसी का फिक्सिंग रीएडजस्टिंग करते हैं, विच इज मेंशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82 एंड 170। इंट्रो में हम 3-4 लाइन ये लिख देंगे। उसके बाद हम आएंगे व्हाट इज द कंसर्न ऑफ द सदर्न स्टेट, सदर्न स्टेट के कंसर्न क्या है। इंट्रो के बाद हम आए कंसर्न पे, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखें कंसर्न ऑफ द सदर्न स्टेट, 1 2 3 4 5, जो हमने 4-5 पॉइंट पीछे डिस्कस किए, कंसर्न क्या है। कंसर्न के बाद हम देखेंगे कि उसने हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा है अब क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकली एनालाइज का अगर कहीं पे भी वर्ड मिले क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली मिले तो आपको पहले तो इसका वैलिड कि जो बात कही गई है वो किस हद तक सही है, और दूसरा है इनवैलिड। मतलब दूसरे शब्दों में बोले, पहले पॉजिटिव पॉइंट निकालो, फिर नेगेटिव पॉइंट लगा लो, फिर लास्ट में उनका कंक्लूजन कर दो। तो पहले तो हमें पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ साउथर्न स्टेट का कंसर्न है। कैसे कंसर्न है, वो वैलिड पॉइंट है कि वही गुड गवर्नेंस है तो उनको पेनलाइज किया जा रहा है, या मान लीजिए कि उनका जीडीपी में ग्रोथ अच्छा है, तो ये सब चीज़ें उन्हें लग रही हैं, तो आप इन्हें 5-6 मिनिमम 5 पॉइंट 4 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आप लग रहे हो कि नहीं इनवैलिड है। इनवैलिड कैसे लिखोगे, आप कहोगे डेमोक्रेसी का जो भी नॉर्म होता है वो डिपेंड ऑन द मेजॉरिटी पे होता है, मेजॉरिटी पे डिपेंड होता है। मेजॉरिटी पे डिपेंड होता है कि मेजॉरिटी जिसे वोट देगी वही पावर में जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा है कि साउथर्न स्टेट कंसर्न जितना बता रहे उतना बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी के बाद हम कह सकते हैं कि जो साउथर्न स्टेट अपना कंसर्न दिखा रही हैं, तो इक्विटी एंड इक्वालिटी में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, इक्विटी एंड इक्विटी डिफरेंस कैसे करेंगे। ऐसे ही 4 से 5 पॉइंट उधर लिख देते हैं। फिर हम आते हैं किस पे, दूसरा पेज ले लेते हैं, फिर हम उस पे आते हैं। हमने सबसे पहले देखा इंट्रो, क्वेश्चन का कैसे लिखना है, इंट्रो हमने बताया। फिर हमने देखा कि इसका साउथर्न स्टेट का कंसर्न क्या है, इंट्रो के बाद देखेंगे कंसर्न ऑफ सदर्न स्टेट, कंसर्न जो हमने देखा कि पढ़ते वक्त क्या है। फिर हम देखें क्रिटिकली एनालाइज हमने एनालाइज किया कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हाँ वो सही कंसर्न है उनका, और नेगेटिव में हमने देखा कि नहीं उनका कंसर्न सही नहीं है। फिर हमसे वही पूछा जाएगा सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में जो हमने उधर सॉल्यूशन देखा कि टोटल फर्टिलिटी रेट कर दो और कंपेंसेशन कर दो, 4 से 5 पॉइंट हमने बुलेट फॉर्म में सॉल्यूशन में लिख दिए। अब देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन आपका डिसाइड करेगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे लिखा है। इंट्रो तो आप, तो कोई भी क्वेश्चन अगर शुरू होता है ना तो एग्जामिनर इंट्रो से ही समझ में आ जाता है कि आप अंदर क्या डालने वाले हो, और अगर ज़्यादा देखेगा तो आपका कंक्लूजन देखेगा कि इसने कंक्लूजन कैसे किया है। इसमें इस क्वेश्चन का देखो कीवर्ड क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, आपने कहा क्रिटिकली एग्जामिन किया, आपने पॉजिटिव बताया कि हाँ उनका वैलिड पॉइंट है, फिर नेगेटिव बताया। अब आपने कंक्लूजन किया और कंक्लूजन करते वक्त आपने कहा कि हाँ उनका वैलिड ही पॉइंट है, बिल्कुल सही है, हम इसको फेवर करते हैं। तो एग्जामिनर कहेगा आपका एक रीजनल एस्पिरेशन है, और उसके दिमाग में भी क्रिएट हो जाए कि ये लड़का शायद साउथ का है या स्टूडेंट साउथ का है। अगर मान लीजिए आपने कहा कि नहीं उनका वैलिड नहीं है और आपने इधर मूव कर गए माइनस की तरफ, माइनस इनवैलिड की तरफ, तो वो समझेगा कि ये नॉर्थ का है, तो इसके अंदर रीजनल पैरिटी या रीजनल प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें बीच का रास्ता निकालना है, बीच में से निकल के जाना है। तो हमें मतलब यही कह देना है कि हाँ आज तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज होनी चाहिए कि, और लेकिन सदर्न स्टेट का कंसर्न में ध्यान में रखते हुए, तो जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।